कम्युनल पॉलिटिक्स जिसमें आपको हर शहर, हर दल, हर सड़क पर परेशान मुसलमान दिख जाएं और इस राजनीति अपने फले और फूले। नकवी मैम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 800 से ज़्यादा परिवारों को उनकी ज़मीन से हटा दिया गया, लेकिन वो बर्बरता, वो नफ़रत का जो चेहरा हमारे सामने आया, वो वाकई कहीं ना कहीं परेशान करता है, दिक्कत होती है उसे देखकर। मैम, आपने इस बार फैक्ट फाइंडिंग टीम के ज़रिए आपने वहाँ के हालातों को देखा, और उसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी कि 800 परिवारों के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, क्योंकि हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर उसे देखा था, सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी तस्वीरें हमारे सामने आई हमने वो रखी, लेकिन आप लोग वहाँ गए, आपने देखा, अब क्या हालात हैं वहाँ? एक्चुअली आई लाइक टू करेक्ट यू, प्रोफेसर पूर्वानंद ने क्लियर किया, मैं फैक्ट फाइंडिंग टीम में नहीं गई थी। मैंने भी वही वीडियोस देखे हैं जो आपने देखे हैं, और आई कांट कॉमेंट एज अ मेंबर ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग टीम। अगर आपको वो कमेंट्स चाहिए देन यू शुड स्पीक टू। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमने हिंदुस्तान में एविक्शंस भी देखे हैं, हमने लोगों का बहुत बुरी तरह से विस्थापन देखा है, हमने लोगों को घर से बेघर होते हुए देखा है, लेकिन जिस नफ़रत से ये प्रोसेस चला है, जिस नफ़रत से एक इंसान जो पुलिस के साथ जाता है, बतौर एक फोटोग्राफर डॉक्यूमेंटेशन करने जाता है, और वो एक अधमरे इंसान के शरीर पर नफ़रत से, घृणा से कूदता है, ये आपको चिन्ह मिल जाता है कि ये इविक्शन डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रहा है। इज दिस डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट और इज दिस हेट बेस्ड डिस्प्लेसमेंट? आप देखिए, हर उसूल की धज्जियां उड़ गई हैं। बतौर हिंदुस्तानी नागरिक, अगर हम और आप अपने घरों से, सरकार को लगे कि भाई इसका घर तो रास्ते में आ रहा है, हमें यहाँ से एक ट्रेन निकालनी है, नोटिस मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, आपको एक वैकल्पिक घर दिया जाएगा, इज्जत से बतौर एक हिंदुस्तानी नागरिक आपको वो इज्जत बख्शी जानी चाहिए, ये आपका हक बनता है। रात को नोटिस आ रहा है, कह रहे सुबह जिस जमीन को आपने खून पसीने से 40 साल तक जोता है, आप सुबह तक वो खाली कर दीजिए, वरना आपके घरों को जला दिया जाएगा। और घर जलाए, और इतने गरीब लोग जो कि अरे टीन के जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उनके लिए वो टीन बचाना भी कीमती था। सब कुछ, जब लोगों की इतनी छोटी सी जमा पूंजी पर सरकार रहम न खा पाई, तो इसमें आपको इविक्शन नज़र आता है या नफ़रत नज़र आती है? ये मेरा आपसे सवाल है। मैम, नफ़रत की बात की तो यहाँ 800 परिवार जिन्हें विस्थापित करने की बात कही थी कोर्ट ने ऑलरेडी कि अगर आपको हटाना है तो पहले आप उन्हें वो जगह दीजिए, वो चीज़ नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं नहीं दिखता कि 800 वहाँ पूरे के पूरे मुसलमान थे, इसलिए उनको टारगेट बनाया गया, और दूसरा बार बार ये कहा जा रहा था कि वो बंगाली मुसलमान थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? Look, I cannot speak for what the state government's intentions are. I can only speak to what I see. And what I see is prejudice. What I see is that these kinds of evictions are targeted. इससे पहले बयानबाजी जितनी हो चुकी है और जितने नामों से वहाँ के मुसलमानों को बुलाया गया है उनको बेइज्जत करने के लिए, कभी बांग्लादेशी, कभी इन्फिल्ट्रेटर, कभी दीमक, कभी कुछ, अब इनक्रोचर नाम से पुकारा जा रहा है। हालांकि ये सब एनआरसी में है, सब ने बहुत मेहनत करके कागजात से अपने को साबित किया है। तो अब हिंदुस्तानी नागरिक हैं अगर एक हिंदुस्तानी नागरिक के हकों पर जब वार होता है, हम सब के हकों पर वार होता है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अब जब ये सिचुएशन है असम में उन परिवारों के साथ, तो आप क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि इस वक्त भी वो उसी दयनीय स्थिति में है जो उस वक्त थे, 23 तारीख से लेकर अब तक के वक्त के बाद भी। उनका पुनर्विस्थापन फौरन
देखिए इस वक्त वो इस तरह के राहत सिचुएशन में है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लैट्रिन टॉयलेट नहीं है, लोग बीमार पड़ जाएंगे, लोग मर जाएंगे। इमीडिएट रिलीफ एंड इमीडिएट कॉम्पनसेशन, इमीडिएट ऑल्टरनेटिव लैंड, ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की बागडोर फिर से संभाले। वरना आप उनको किसी ऐसे इलाके में तो डाल नहीं सकते जहां वो रोजी रोटी ना कमा पाए। सरकार को ये तय करना चाहिए इविक्ट करने से पहले। देखिए बहुत बेरहमी वाली इविक्शन है ये। आपके नीति में है इविक्ट करना है, ठीक है, लेकिन कुछ तो जगह दीजिए, कुछ तो रोजी रोटी का साधन दीजिए। लोग भिखारी नहीं बनना चाहते, लोग स्टेट के वेलफेयर पे नहीं जीना चाहते, अपनी रोजी रोटी इज्जत से कमाना चाहते हैं। आप मुहैया कराइए, वो मीन्स मुहैया कराइए, गिव देम लैंड, गिव देम सम वे टू रीलिव देयर लाइव्स, रीबिल्ड देयर लाइव्स। सबसे पहले ये जो टीम असम से लौट करके आई है उनको मुबारकबाद। इस अशुभ मौके पर तो देना उचित नहीं है, लेकिन बहरहाल ये काम बहुत जरूरी है। हम दिल्ली में बैठे हैं, असम हमें लगता है बहुत दूर है, हालांकि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ दूर नहीं है, लेकिन तथ्य ज़मीन से जाकर के लोगों से बात करना, यही एक जीती जागती जमहूरियत, एक लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन निशानी है कि हम लोग आमने सामने मिले, ज़मीन से जाकर के, और सिर्फ उड़ती खबरों को पर ना यकीन करें, उड़ती खबरों पर भरोसा न रखें। I mean, that is the job of good fact finding, and that is the job of good journalism. So I congratulate this team for having gone there. I believe many more such teams of fact finding from civil society, as well as journalists. There are plenty of journalists in Assam itself. Sometimes a perspective from another state is also important. So I believe many more will be needed in the future as this eviction drive in Assam gets underway. So I want to actually इन लोगों की बातों से और संजय जी ने भी बहुत सी जी इस बुरी हिंसात्मक घटना के बारे में संजय जी ने भी कानूनी टिप्पणियां रखी हैं, टीम ने बहुत सी चीजें कही हैं। I want to draw your attention to a few things that struck me very deeply when I was hearing the members of this team describe what they saw and heard. And I want to ask all of you, my friends in the media, perhaps colleagues from civil society, how many of you, has any one of you actually lost your home because of violence by the state? Imagine, I want to get into that headspace and imagine that moment. Imagine you are very poor. Imagine जिंदगी की सारी जमा पूंजी उस एक झोपड़पट्टी में है, जो आपने खून पसीने से हर दम से किसी तरह कुछ बटोरा है। शायद कोई एक बच्ची की शादी की एक अंगूठी बटोरी है, शायद एक बोरी आटा, गेहूं, चावल बटोरा है, शायद 4 साड़ियां कहीं रखी हैं। मैंने ऐसे हिंसात्मक विस्थापन अपनी आंखों से कई बार देखे हैं, अधिकांश सांप्रदायिक दंगों के चलते गुजरात में देखा है, और हाल में मैंने मुजफ्फरनगर, जब 2013 में मुजफ्फरनगर में मौतें और लाशें तो कम दिखी मुजफ्फरनगर में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ऊंचे स्तर का था। You talked, I made a film on it called The Color of My Home, and perhaps you'll get a chance to see it. It's available quite easily. The point is this idea of losing everything, every single thing that a poor family has. In a communal situation, we have seen
them lose it to mobs, to violent, hate-filled mobs. And there is always state plausible deniability. Even if state is complicit, it is complacent, and it does nothing, it still can say, the mobs did it. What I am hearing today in this fact-finding is that we have crossed a Rubicon. एक लकीर हम पार कर गए हैं, जहां हत्यारे, जहां मेरे घर को ध्वस्त करने वाले एक कोई मॉब नहीं है, कोई गुंडे नहीं है. It is my chosen state government. To me, this is sounding like acts of state-backed terror. Imagine the terror in the heart of that one family. One family. Just imagine the terror. There is nothing more frightening for a man than to lose everything. Wife, children, his belongings out on the street with nowhere to go. It is an act of hate. This is not, you see, the narrative that is being woven is this was necessary for development. I'll be the first one to stand up and say, yes, to development. This is not development-driven displacement. This is hate-induced displacement. And I say this with a broken heart, with anger, but with a great deal of responsibility. What we are witnessing is not a few people who encroached on some land and therefore had to be shifted. I am talking about who these people were, who these people are, and why that matters. I challenge anybody to cite a single case where a person from any community could be stomped upon, jumped upon, killed. Could somebody switch off that phone, please? Thank you, sir. बिजॉय बाणिया, ये नाम मैं चाहती हूं हम सब याद रखें, और मेरी पत्रकारों से खास गुजारिश होगी कि आप इस केस को फॉलो कीजिए. बिजॉय बाणिया ने जो काम किया, देखिए आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं. इविक्शन एक चीज होती है, इस इविक्शन में जो घृणा, जो नफरत का सबूत आपको मिलेगा वो बिजॉय बाणिया के एक्शन से मिलेगा. अगर आपको इविक्ट करना है, एक गरीब परिवार को इविक्ट करना है, भैया हमने दिल्ली की सड़कों पर भी स्लम ड्वेलर्स की इविक्शंस देखी हैं. कभी ये नहीं देखा कि उनकी जो बिलोंगिंग्स है उन पर स्टेट मशीनरी आकर आग लगाती. ये इविक्शन है कि घृणा है? कोई स्टेट के साथ आकर के एक मरते आदमी की लाश पर कूदता है, वो कौन से जीवित लोकतंत्र में मंजूर है? ये जिस तरह नफरत की राजनीति घोल घोल करके हिंदुस्तान की रगों में फैलाई जा रही है, ये उस नफरत का नतीजा है. ये उस नफरत का नतीजा है. देखिए, मुसलमानों के लिए इस देश में they are the most coded community in this country. Love jihadi, vegetable vendor jihadi, bangle seller jihadi, land jihadi, UPSC jihadi, cow smuggler, anti-national, Bangladeshi infiltrator, termite यानी दीमक. अब
जब बांग्लादेशी, आउटसाइडर, इन्फिल्ट्रेटर सब नाकामयाब हो गया, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का नाम एनआरसी की फेहरिस्त में आ गया। अब ये नया encroachers. Look at the list of names that a communal politics is creating for its own citizens. संजय जी ने कानून की बात की। कानून के सामने बराबरी। आप मुझे बताइए कि ये जो जितने भी परिवार घर से बेघर जबरन पुलिस की बंदूक के सामने हटाए गए हैं, वो अब कानूनी हक पाने के लिए किस पुलिस के पास जाएंगे? मोइनुल हक अगर पुलिस की गोलियों से मरा है तो वो किस पुलिस के पास जाएगा उसके परिवार वाले हक मांगने के लिए? तो जब कानूनी सीढ़ी, जब आप पहला ही पायदान काट देंगे एक नागरिक के लिए, तो नागरिक कहां जाएंगे? And what should shock our conscience? Look, we've all been told, and I want to take, I know I've been told I have 1 minute. Apurv, with your indulgence, may I have just 1 more minute, please? I want to recall the NRC and CAA protests. आप लोग याद कीजिए, एंटी CAA, एंटी NRC, एंटी NPR का नारा हिंदुस्तान भर में गूंज रहा था। उस प्रोटेस्ट को जबरन खत्म किया गया। हमें बताया गया कि CAA तो हाँ ठीक है, उसमें कुछ सांप्रदायिकता है, मुसलमानों को हटाया गया है इसलिए, लेकिन NRC आसाम में रीजनल परिप्रेक्ष्य को लेते हुए जरूरी है। हमने नतीजा क्या देखा? किसी तरह लुटते मरते कागजात ले लेकर के NRC हो गई आसाम की, लेकिन क्योंकि उस NRC से एक राजनीतिक मकसद पूरा नहीं हुआ, आज वो NRC कारपेट के नीचे झाड़ू करके उस पर सब चुप हैं। कोई नया हथकंडा, देखिए, मकसद was never to establish a register of legitimate Indian citizens. The मकसद was to play out a communal politics जिसमें आपको हर शहर, हर दर, हर सड़क पर परेशान मुसलमान दिख जाएं और इस राजनीति अपने फले और फूले। मकसद वो था। जब वो मकसद नहीं कामयाब हुआ, अब इंक्रोचर्स, कितनी भाषाएं आप इस्तेमाल करेंगे? ये लोग जो बेघर किए गए हैं, भारतीय नागरिक हैं। If this is how we allow the state to treat Indian citizens, no matter what their religion, what their color, what their caste, then it is a warning to each of us. The state gets habituated to impunity, to using violence against one community. It will use it against every citizen of this country when it can. This is a danger that we must halt in its tracks. I apologize for taking more time. Thank you very much for listening to me.